A very good morning, dear friends. Welcome you all in the Zero to Infinity channel. This is the journey with Praful Davi. Dear friends, आदरणीय बंधु, ये मेरा लीगल डिस्क्लेमर है. आप सभी से गुजारिश है कि कृपया इसे एक बार जरूर पढ़ें. Thank you very much, dear friends, for your kind affection and the suggestions. Hope you have read the legal disclaimer and enjoyed the episodes on the Corona and the COVID-19 series and the episodes of the concept series. मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको कॉन्सेप्ट सीरीज भी पसंद आ रही होगी. यदि आपका कोई भी सजेशन होता है तो निस्संदेह आप मुझे अपने मित्र की तरह मान सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि आखिर किन चीज़ों के अंदर हमें इम्प्रूव करने का जरूरत है. एंड दीज आर द वेरी पावरफुल एंड द लॉजिकल टेक्निक्स फॉर योर ओन बेनिफिट. आज का जो दुनिया है वो पूरी तरीके से लॉजिकल या लॉजिकल माइंड है, जिससे कि हर चीज़ के लिए पहले लॉजिकल रूप से संतुष्टि होना होता है, तभी वो उस रास्ते के ऊपर अपना कदम उठाता है. दैट्स वाई वी आर गोइंग वेरी लॉजिकल इन दिस पर्टिकुलर सीरीज. वेलकम यू ऑल इन द कॉन्सेप्ट सीरीज एंड वेलकम इन द न्यू वर्ल्ड. दिस इज द समरी ऑफ द कॉन्सेप्ट. ये वो कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हम अपने जो प्रीवियस एपिसोड है कॉन्सेप्ट सीरीज उसके अंदर हम चर्चा कर चुके हैं. टोटल 5 कॉन्सेप्ट सीरीज के एपिसोड अभी तक बन चुके हैं. और इन नटशेल, focus on anything, it will activate. Remove the focus from anything, it will lose its power. Focus on the similarities of the human, defocus on the dissimilarities of the human. Take the 100% responsibility for your own work, our own life and our own existence. जिंदगी के अंदर हर चीज को किसी दूसरे के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता. जिंदगी हमारी पूर्ण रूप से हमारी अपनी जिम्मेदारी है और हमें उसे निभाना है. प्रोवाइड द हक से जीने का हक टू ऑल द प्लेनेट अर्थ मेंबर्स इंक्लूडिंग द एनिमल्स, ट्रीज एंड द एनवायरमेंट. जीवन में हर एक आदमी का जीने का हक है, उसी तरीके से प्राणी, वृक्ष, उनका भी जीने का हक है. तो हमें वो उन्हें हक से जीने का हक उन्हें प्रोवाइड करना ही करना है. लॉ ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट इज इनएविटेबल. कर्म का सिद्धांत अटल है. इस दुनिया में भगवान भी यदि मनुष्य रूप के रूप में आता है तो वो भी उन कर्म नियमों से नहीं बच पाएंगे. दैट्स वाई बहुत ही सोच समझ के हर कर्म करने का है, क्योंकि उसे फल अंततः हमें जरूर भुगतने के लिए तैयार होना है. बी द चेंज विच यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. दुनिया में भगत सिंह पैदा होना चाहिए, परंतु हमारे घर में नहीं बल्कि पड़ोसी के घर में. ये जो मानसिकता है उसको पूरी तरीके से निकालना है. यदि आपके मन में भगत सिंह जी हो या गांधी जी हो या सुभाष चंद्र बोस, जो भी आप बनना चाहते हैं इस दुनिया के अंदर, शुरुआत केवल आपसे होनी चाहिए. The human एग्जिस्टेंस इज इन द लेयर पोजिशन. जैसे प्याज के अंदर कुछ लेयर्स होती है, वैसे ही हमारे जो ह्यूमन का जो एग्जिस्टेंस होता है वो भी एक लेयर्ड होता है. हम हर आदमी के पास में एक बॉडी, एक माइंड, एक हार्ट और एक सोल होती है. सोल क्या होती है? ट्रांसपेरेंट, ये वैक्यूम टाइप ऑफ द मटेरियल और द नो मटेरियल वी कैन से. इजी नॉमेनक्लेचर के लिए ये कुछ हमने सिद्धांत बनाया, L0, L1, L3, L6, L7. इनको आप एक बार पढ़ सकते हैं, पॉज करके भी पढ़ सकते हैं दोस्त. अच्छा, लेयर्स आर इन द कंटिन्यूटी. जो भी लेयर्स होती है वो एक कंटिन्यूटी के थ्रू है और हर एक दूसरे से कनेक्ट किया हुआ है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है. जस्ट लाइक द गियर सिस्टम. जैसे फर्स्ट गियर होता है, सेकंड गियर होता है, थर्ड गियर और फोर्थ गियर, ये सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और पावर का ट्रांसफर एक दूसरे में होता रहता है. उसी तरीके से हमारी जो शरीर की जो लेयर्स होती है, लाइक अवर बॉडी, ब्रेन, माइंड, हार्ट, सोल, इनके अंदर पावर का जो ट्रांसफर होता है वो इजीली होता रहता है. फ्रॉम अपवर्ड भी हो सकता है, डाउनवर्ड भी हो सकता है. ऑल लेयर्स अफेक्ट हेवीली टू ईच अदर. डीपर लेयर्स आर पावरफुल. जितने ज्यादा डीपर लेयर होगी हमारे अंदर उतना ही ज्यादा वो पावरफुल होगी. और हायर लेवल्स आर इम्पोर्टेंट. लेयर्स आर द इम्पोर्टेंट देन द लोअर लेयर्स. सभी के सभी लेयर्स इंपॉर्टेंट है. शरीर भी मेरा उतना ही इंपॉर्टेंट जितना है मेरा माइंड, परंतु फिर भी माइंड इज ग्रेटर देन माई बॉडी. माइंड अगर होगा, अच्छा होगा, इट विल सर्वाइव द बॉडी. दैट्स वाई जो हायर लेयर्स है उसके ऊपर हमें अधिक ध्यान देने का आवश्यकता है. और वही चीज फिर से, प्रिजर्व द हायर लेयर्स. इनर लेयर्स आर द ओनर, मालिक या स्वामी. जो इनर लेयर है वो हमारी सापेक्षिक रूप से मालिक है. जो दिमाग है वो बॉडी का मालिक है, दिल है वो दिमाग का मालिक है, और जो सोल है वो सबका मालिक है हमारे अंदर ओनली. और हर लेयर का सम्मान करना अत्यंत आवश्यक है. शरीर का भी प्यार से अच्छी तरीके से सम्मान करना बहुत जरूरी है. दिमाग को भी यंत्र की तरह उपयोग लेना अत्यंत आवश्यक है. इसके वशीभूत नहीं होना है, वो हम धीरे धीरे करके नेक्स्ट एपिसोड्स में चर्चा करेंगे. इन नटशेल,
यदि हम एक पिक्टोरियल व्यू अगर लेते हैं तो L1, L3, L6, L7 ये मैंने आपको दिखा दिया है कि ये सब कुछ हमारे अपने शरीर के अंदर है, स्व या जो सेल्फ है उसके अंदर अवेलेबल है। L0 जो है वो थोड़ा आउटसाइड जो मटेरियल होता है उनको हम L0 बोल रहे हैं, और इस पर्टिकुलर एपिसोड के अंदर हम L0 के बारे में ही बेहतर तरीके से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। और जो पर है या जो दूसरा आदमी है या जो अदर आदमी है उसमें भी L1 से L7 तक जो लेयर्स है वो अवेलेबल है। ये चीज हम चर्चा पहले से कर चुके हैं। लेयर 0 एनी मटेरियल आउटसाइड द बॉडी, लेयर 1 आवर बॉडी, लेयर 3 आवर ब्रेन या माइंड, लेयर 6 आवर हार्ट एंड द लेयर 7 आवर सोल। चलिए मित्रों, इस बार हम L0 या जो पहली लेयर है, ऑल्दो हमारे शरीर के बाहर ही एग्जिस्ट करती है, शरीर अगर हमारा L1 है तो L0 इज आउटसाइड द बॉडी, लेकिन उसके बावजूद भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हैवीली तरीके से हमें क्या बोलते हैं प्रभावित करती है। दैट्स वाई इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट लेयर। इसके बारे में हम थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करेंगे, बहुत ज़्यादा विस्तार भी नहीं, लेकिन थोड़ा सा एक रीजनेबल इसके बारे में जानना अत्यंत आवश्यक है। जीसस क्राइस्ट ने एक बार बोला था कि वी नो एवरीथिंग बेटर वी यूज द प्रिंसिपल्स इन द लाइफ। ये जो L0 है, ये जो धन है, मटेरियल है, इसका जो सिद्धांत है ऑलमोस्ट हर बच्चा जानता है। आप कश्मीर से कन्याकुमारी जाइए या कोई भी जाइए, हर आदमी लगभग जो बड़ी बड़ी बातें जो बोलने लायक इसमें होती है धन के बारे में, माया के बारे में, वो हर आदमी अच्छे जानते हैं। और यहाँ पर आप सभी मेरे जो बंधु हैं वो मुझे क्लियर कट बोल सकते हैं, कृपया यहाँ पर ज्ञान ना बांटें, यहाँ पर सभी ज्ञानी हैं। एंड आई रेस्पेक्ट योर व्यू पॉइंट। इसीलिए ये जो बहुत ही स्मॉल हम इसके अंदर चर्चा करने वाले हैं, जितने डीपर लेयर्स होगी उसके बारे में कंपेरेटिवली आप शायद थोड़े से कम जानते होंगे। ऑल्दो सब कुछ लिखा हुआ है, जो हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर जो 5000 10,000 सालों से जो लाखों वर्षों का जो इतिहास है, सब कुछ लिखा हुआ है। केवल प्रफुल्ल डाबी जो है वो आपके सामने आज की भाषा के अंदर बात कर रहा है। रामायण संस्कृत में बहुत पहले से लिखी गई थी, परंतु रामचरितमानस के अंदर तुलसीदास जी ने अपनी भाषा के अंदर उसको बोला था। उसी तरीके से ये जो ज्ञान है वो भी मैं अपनी भाषा में आज के युग के परिप्रेक्ष्य में आपसे बात कर रहा हूँ, शायद ये आपके लिए उपयोगी हो पाए। तो कृपया ज्ञान यहाँ न बांटे, यहाँ पर सभी ज्ञानी हैं और मैं आपके ज्ञान का सम्मान करता हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द मटेरियल? ऑल द मटेरियल्स आउटसाइड अवर बॉडी। L0 में कैसे बोल रहा हूँ? ऑल द मटेरियल्स आउटसाइड अवर बॉडी, हमारे शरीर के बाहर जो कुछ भी आपको दिख रहा है उसको हम मटेरियल बोल रहे हैं। ओके, दिस इज द कंसोलिडेटेड फॉर्म ऑफ द एनर्जी। जैसे हमारे जो युग के जो महान साइंटिस्ट थे आइंस्टीन जी, उन्होंने एक सिद्धांत दिया था E=mc², यानी हर जो मास होता है, हर जो जड़ पदार्थ होता है उसको एनर्जी के अंदर कन्वर्ट किया जा सकता है, और हर जो एनर्जी होता है उसको मास के अंदर भी कन्वर्ट करना पॉसिबल है। दैट्स वाई वी कैन से कि जो मटेरियल और जो एनर्जी होता है वो एक दूसरे से इंटरचेंजेबल होता है, ये दोनों एक दूसरे के अंदर परिवर्तन रखने का सामर्थ्य रखते हैं। तो मटेरियल क्या हम बोल रहे हैं, अगर एक परिभाषा के रूप में हम बोलें तो मेरी बेटी ये बोलता है, जो खाना नहीं खाता, जो पानी नहीं पीता, जो सांस नहीं लेता, इसका मतलब वो नॉन लिविंग है। रिपीटिंग, हर वो चीज जो कि खाना नहीं खा रही है, पानी नहीं पी रही है और सांस नहीं ले रही है, उसको हम नॉन लिविंग बोल रहे हैं, या मटेरियल बोल रहे हैं, या जड़ पदार्थ बोल रहे हैं। जड़ पदार्थ क्या हो सकता है, आइए चर्चा करते हैं। ऑल द वेरिएबल गैजेट्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आपके पास में है, आप कुछ पहन रहे होंगे, स्मार्ट वॉच पहन रहे होंगे, एप्पल का वॉच पहन रहे होंगे, उसको मेंटेन कर रहे होंगे। ऑल द वेरिएबल गैजेट्स जो होंगे उसको हम L0 बोल रहे हैं। गोल्ड, ये पायोनियर है, हमेशा से गोल्ड का एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, इंसानों को बहुत ज्यादा लुभाया, स्पेशली स्त्रियों को। तो गोल्ड L0। मनी, जो धन है, कार है, हर वो चीज जो कि आप सोच सकते हैं, खाना नहीं खाते, पानी नहीं पीते, यानी वृक्ष नहीं होना चाहिए, क्योंकि वृक्ष थोड़ा सा एक लेवल आना शुरू हो जाता है, परंतु आपकी घड़ी, आपका चश्मा, आपकी कार, आपका धन, आपका दौलत, आपका मकान, आप ये सब चीजें को हम L0 बोल रहे हैं। इट्स ए वेरी थ्रेट कि इट केम वेरी वेरी नियर टू अवर बॉडी। ये एक बहुत चिंता की घड़ी है कि इस पर्टिकुलर युग के अंदर, ना ऐसा कभी द्वापर में हुआ, ना त्रेता में हुआ, और ना ही सतयुग में हुआ था, परंतु कलयुग के अंदर ये हमारे कुछ ज्यादा ही पास में आ चुका है। ठीक है, हमारे शरीर के अंदर पेनिट्रेट तक हो भी करने का प्रयास कर रहा है।
लाइक ऑल्दो हम इसके अंदर बॉडी जो सेगमेंट होगा, बॉडी का जो एपिसोड अगला होगा उसके अंदर चर्चा करेंगे, परंतु हार्ट है उसमें स्टेंट लग रहे हैं, अगर मेरा हड्डी टूट जाता है तो उसके अंदर भी कुछ ना कुछ अंदर लग रहा है जो कि फॉरेन मटेरियल है। कुछ लोग जो है RFID भी हमें इंसर्ट कर रहे हैं जो रेडियो फ्रिक्वेंसी चिप है, जिससे कि वो दुनिया को कंट्रोल करना चाहते हैं शायद। लेकिन बिलीव मी मेरे मित्रों, अपने आप का कंट्रोल इस दुनिया करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है इस पूरी दुनिया, इस पूरी कायनात को कंट्रोल करने से। तो ज़्यादा कुछ तो हम जो बॉडी वाला जो अगला कॉन्सेप्ट है, सॉरी अगला जो एपिसोड है उसके अंदर हम चर्चा करेंगे, परंतु इट हैज केम वेरी वेरी नियर टू अवर बॉडी एंड इट मस्ट नॉट कन्वर्ट टू इंसर्टेबल। ये किसी भी हालत में जो जड़ पदार्थ है, जो मेटेरियल पदार्थ है, ये हमारे शरीर के अंदर दाखिल नहीं होना चाहिए। अगर मटेरियल इतना फालतू है या इतना कम आवश्यक, वैसे मैंने इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में पूरा सम्मान दिया है। L0 भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपके पास धन नहीं है तो आपका जीवन चलना भी मुश्किल हो जाएगा, आपका दिमाग भी नहीं चल पाएगा अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो L0 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट वैल्यूएबल मटेरियल इज अन्न ब्रह्म, द फूड। जो फूड होता है या जो खाना आप खाते हैं, जो वेजिटेबल्स खाते हैं, जो फ्रूट खाते हैं, that are the most valuable material on this earth, on this planet, for the humanity, for the humans। मेरे मित्रों, एक छोटा सा एक, जैसे मैं हमेशा बताता हूं कि one picture summarize thousand of the word and one video summarize lakhs of the word। तो उसी तरीके से हम एक छोटी सी कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहेंगे। दिस इज द ग्रीक स्टोरी ऑफ द मिडास टच। आइए हम इस स्टोरी को देखते हैं और उसके बाद में हम देखेंगे कि आखिर हमने इससे क्या सीखा। आइए। मिडास और सुनहरा स्पर्श। कई साल पहले था एक महाराज मिडास नामक। मिडास की थी एक छोटी सी पुत्री जिसका नाम था मैरीगोल्ड। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था। महाराज मिडास बहुत ज्यादा अमीर था। बोला जाता था कि उनके पास सबसे ज्यादा सोना था। उनके महल में पूरा एक कमरा सोने के सिक्कों से भरा पड़ा था। जैसे समय बीतता गया, महाराज मिडास को अपने सोने से बहुत ही ज्यादा लगाव हो गया, बल्कि उनको अपनी बेटी मैरीगोल्ड से भी ज्यादा प्यार अपने सोने के साथ था। इतना सोना होने के बाद भी वह और सोना पाने के लिए लालची बन गए। एक बार वह अपने सोने के कमरे में बैठकर सोने के सिक्के गिन रहे थे जब एक परी उनके सामने प्रकट हुई। परी का चेहरा सुंदर और उज्जवल था और उसके पंख सूर्य की तरह रोशन थे। उसके हाथ में थी एक अनोखी छड़ी जिसको भी पंख थे। मिडास, तुम दुनिया की सबसे अमीर आदमी हो। इस पूरी धरती पर ऐसा कोई भी राजा नहीं है जिसके पास इतना सोना है। शायद तुम देख रही हो इस कमरे को, पूरा सोने से भरा है, परंतु मेरी इच्छा है कि मुझे और सोना मिले, क्योंकि इस दुनिया में सोने से बेहतर और कुछ भी नहीं। क्या आपको इस बात पर पूरा यकीन है? हाँ, पूरा। अगर मुझे आपकी कोई एक इच्छा पूरी करनी हो तो क्या आप मुझसे और सोना मांगोगी? अगर मेरे पास सिर्फ एक ही इच्छा है तो मैं ये मांगूंगा कि मैं जो भी छूऊं वो सोने में बदल जाए। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। कल सूर्योदय से तुम जो भी छूओगे वो सोने में बदल जाएगा, पर मैं तुम्हें चेतावनी दे दूं कि यह शक्ति तुम्हें खुश नहीं रखेगी। मैं ये जोखिम ले लूंगा। अगली सुबह महाराजा मिडास जल्दी उठा। वह उत्सुक था कि परी का दिया हुआ वरदान सच हुआ या नहीं। सूर्योदय होते ही मिडास ने हल्के से अपने बिस्तर को छुआ और बिस्तर सोने में बदल गया। कुर्सी और मेज को छुआ और तुरंत वे भी सोने में बदल गए। महाराजा खुशी से पागल हो गया। कमरे में इधर से उधर दौड़ने लगा, हर एक चीज को छूते हुए, और सब कुछ जादू की तरह चमकीले सोने में बदल गया। जल्द महाराज को भूख लगने लगा तो वह नाश्ता करने तैयार हुआ। जब उसने पानी का गिलास उठाया
तो ग्लास के साथ साथ पानी भी सख्त सोने में बदल गया। पानी का एक बूंद नहीं मिला। रोटी भी उनके छूते ही सोने में बदल गया। मांस भी सख्त पीला और चमकीला बन गया। खाने के लिए एक भी चीज नहीं बचा। सब कुछ सोना सोना, सिर्फ सोना। अचानक से उसकी छोटी बेटी बाग से दौड़ते हुए आई। दादी दादी कहते हुए छोटी लड़की अपने पिताजी की बाहों में आ गई और महाराजा ने उसको हल्का सा चूमा। अचानक महाराजा का मन पीड़ा से भर गया और सब कुछ अंधेरा लगने लगा। दुखी होकर उन्होंने उस परी को पुकारा जिसने उनको ये वरदान दिया था। महाराज भीख मांगने लगा। ओ महान परी, ये वरदान नहीं शाप है। कृपया इसको वापस ले लो और मेरा सारा सोना भी ले लो। बस मेरी बेटी मुझे लौटा दो। उसी समय परी उनके सामने प्रकट हुई और बोली, तो क्या आपको अभी भी लगता है कि दुनिया में सबसे महान चीज सोना है? नहीं नहीं, रोया महाराज। मुझे सोने से नफरत है। क्या आपको पूरा यकीन है कि अब आपको ये सुनहरा स्पर्श नहीं चाहिए? मैंने अपना सबक सीख लिया है। मुझे अब पता है कि दुनिया में सबसे महान चीज सोना नहीं है। ठीक है, इस घड़े को लो। इसमें परी के आंसू हैं। इसको उस हर चीज पर छिड़कना जो आपके स्पर्श से सोने में बदला था। ऐसा करने के बाद सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। महाराज ने घड़ा लिया और अंदर अपनी बेटी के पास दौड़े। सबसे पहले उन्होंने अपनी बेटी पर उन आंसुओं को छिड़का। तुरंत छोटी सुनहरी पुतली वापस इंसान में बदल गई और अपने पिताजी को चूमा। महाराज ने अब खाने पे भी छिड़का और नाश्ता असली रोटी और असली मक्खन में वापस बदल गया। महाराज को सोने से इतनी नफरत हो गई थी कि उन्होंने बाकी के सारी चीजों पर भी छिड़का जो कुछ सोने में बदला था। उस दिन महाराज ने एक बहुत कीमती सबक सीखा कि सोना से, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपने इस कहानी से बहुत कुछ सीखा होगा कि इस दुनिया के अंदर आपको सोना बहुत ज्यादा मिल जाता है, गोल्ड बहुत ज्यादा मिल जाता है, फिर भी जो अन्न ब्रह्म है या जो खाना है, हवा है, पानी है, इसका मुकाबला इस दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता। यह आपके जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। दैट्स वाई ये जो मेटेरियल है इनको हमें अपने दिमाग पे हावी होने का नहीं देने का है। भारतीय राजनीति के एक बच्चा था, उसने ये बोला था, पैसा खुदा तो नहीं पर खुदा की कसम खुदा से कम भी नहीं। शायद आप इसको जान गए होंगे और नहीं हो तो गूगल बाबा आपके सामने है, आप इसको देख भी सकते हैं। मैंने इसे क्लियर कट थोड़ा सा अपनी लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन किया है और इसे बोला है भारतीय राजनीति का एक बच्चा। तो आउट ऑफ द लाइन एक कॉन्सेप्ट की हम चर्चा करते हैं। नो डाउट ये बॉडी मटेरियल बॉडी इसके अंदर नहीं आता, परंतु फिर भी बात करना बेहतर होगा। हर वो आदमी जो कि बचपने की बात करता है वो बच्चा है। हर वो आदमी जो कि बचपने की बात करता है वो बच्चा है, भले उसके शरीर की उम्र 55 हो या 60 हो या 70 हो या 75 हो या शायद इससे भी ज्यादा बूढ़े व्यक्ति हो, क्योंकि जो उम्र होती है वो कभी भी मैच्योरिटी को डिफाइन हमेशा नहीं करती है। अगर ऐसा होता तो भारत के सबसे बूढ़े आदमी राजनीति के शिखर पे होते। ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा। तो इस आदमी को मैंने इसीलिए बच्चा कहा है क्योंकि इसकी पूरी की पूरी जो दुनिया है वही धन दौलत माया इसी के अंदर सिमट गई है। हो सकता है कि खाने के लिए 2-4 रोटी भी पर्याप्त होती है, परंतु कितना ज्यादा इकट्ठा किया जाए इसके ऊपर ही उनका दिमाग है। अगली 7 या 10 पुश्तों के लिए वो छोड़ के जाएंगे, परंतु अपना पाप और पुण्य के बारे में जरा सा भी सोचने के लिए उनके पास समय नहीं है। और ऐसे बच्चों के लिए ही इस ज्ञान का आवश्यकता है। और दूसरा नंबर है, जैसे मैंने पहले बताया कि जो बचपन की बात करे वो बच्चा है और भले शरीर कोई भी उम्र का क्यों ना हो। और उसी तरीके से जो मैच्योरिटी की बात करता है वो मैच्योर है। हो सकता है कोई आदमी 30 या 35 साल का होता है, परंतु वो आदमी विवेकानंद भी हो सकता है जिसकी दुनिया जिनके शब्दों को आने वाली कम से 100, 200, 500, 1000 साल उनको याद करे।
सिमिलरली श्रीनिवास रामानुजन को भी आप जानते होंगे, उनकी कुल जमा उम्र लगभग 30 या 35 साल समथिंग थी, परंतु उन्होंने गणित की दुनिया के अंदर वो मुकाम हासिल किया जो कि शायद एक अविस्मरणीय है, इतिहास के अंदर एक नजीर उनके बारे में कही जाएगी। तो मेरे मित्रों, मैं यही कहना चाहूंगा कि आप अपना, सभी लोग जो भी आदमी हैं वो अपना मैच्योरिटी लेवल को बढ़ाएं और केवल धन दौलत माया इसी के अंदर अटक के न रह जाएं। मित्रों, आजकल बहुत सारे इज्म हो रहे हैं, ये हमने प्रीवियस एपिसोड के बारे में भी चर्चा किया था, परंतु एक छोटा सा कैपिटलिज्म जो है या पूंजीवाद है, इसके बारे में हम बात करना चाहेंगे। कैपिटलिज्म एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वीर भोग्य वसुंधरा, इसके बारे में ही वो थोड़ा बात करता है कि अगर मैं ज्यादा से ज्यादा काम करूंगा, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाऊंगा और ज्यादा से ज्यादा बढ़िया तरीके से मैं अपना लाइफ जीऊंगा। परंतु कुछ इसके अंदर थ्रेट भी है, कुछ इसके नुकसान भी है, इसके बारे में नक्शल में बताना चाहूंगा। तो कैपिटलिज्म इज बेस्ड ऑन मोर एंड मोर कंजप्शन ऑफ द मटेरियल L0। कैपिटलिज्म ये चाहता है कि हमें एक कंज्यूमर के रूप में मानता है, एक उपभोक्ता के बारे में उसका है, टीवी बनाऊंगा, खरीद लो, पैकेट का चिप्स ऑफ द पैकेट बना लिए, उसको खा लीजिए, यानी मोर एंड मोर कंजप्शन के बारे में बात करता है। परंतु कभी भी वो हमारे शरीर के बेहतर के लिए ज्यादा बात नहीं करता है, परंतु L0 या माया के बारे में ज्यादा से ज्यादा हमारा ध्यान भटकाने का प्रयास करता है। मोर एंड मोर मेटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट के बारे में जो तवज्जो देता है वो हमारा कैपिटलिज्म या पूंजीवाद है। ऑल्दो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, परंतु इसे हमें जुडिशियली काम में लेना अत्यंत आवश्यक है हमारी ह्यूमैनिटी के लिए। इस बात को थोड़ा तर्क से वजन देने के लिए मैं एक डिस्कस करना चाहूंगा। जो नोबेल प्राइज विनर जो हमारे भारतीय थे, डॉक्टर अमर्त्य सेन, प्रोफेसर अमर्त्य सेन, उन्होंने बताया था कि जो गरीब देशों में जो लोग मरते हैं, द पीपल आर डाइंग ड्यू टू हंगर, कुछ लोग हैं जो कि भूख से मरते हैं, वो इसलिए भूख से नहीं मर रहे हैं कि उनके पास में अनाज नहीं है या धरती के पास में अनाज नहीं है, सरकारों के पास में अनाज नहीं है, वो व्यक्ति इसलिए भूखे मर रहे हैं बिकॉज दे डू नॉट हैव द मनी टू पे। उनके पास में पैसा नहीं है जिससे कि वो अन्न को खरीद सकें। दैट्स वाई भूखा मरना उनका नियति बन जाता है। और दिस इज द फेलियर ऑफ अवर पॉलिटिक्स, फेलियर ऑफ अवर ह्यूमैनिटी, कि लोगों के पास में पैसा नहीं है परंतु भगवान ने उस आदमी के लिए, उस व्यक्ति के लिए अन्न उपजाया है। हो सकता है आप प्राइस को बनाए रखने के लिए अपने आइटम्स को सड़ा देंगे, फेंक देंगे, समुद्र के अंदर फेंक देंगे जिससे कि आपकी प्राइस स्टेबल हो, परंतु एक भूखे व्यक्ति को, एक गरीब कंट्री को आप उसे देना पसंद नहीं करेंगे जिससे कि आपका प्राइस बना रहे। यस, इट इज ए शेम फॉर द ह्यूमैनिटी कि भगवान देता है, सैया बहुत कमाते हैं परंतु महंगाई डायल खाया जाता है। ये गाना सुना होगा आपने। उसी तरीके से भगवान तो हमें खूब दे रहा है, हर चिड़िया, हर दाना, हर चिड़िया, हर आदमी का पेट भरने लायक उसने आपको देने का प्रयास किया है, परंतु हर व्यक्ति तक भोजन नहीं पहुंच रहा है। दिस इज अवर मिस्टेक, दिस इज द फेलियर ऑफ अवर गवर्नमेंट। एक बहुत ही दर्दनाक मैंने पिक्चर यहाँ लगाई है, कृपया करके उसे थोड़ा सा ध्यान से देखिए। दिस इज पिक्चर 1994 के अंदर पुलित्जर अवार्ड इस पिक्चर को मिला था। इसकी खासियत थी सूडान के अंदर भूख थी, फेमेन थी, काफी ज्यादा अकाल पड़ा हुआ था, और ये जो वल्चर है, ये जो गिद्ध है, वो ये इंतजार कर रहा है कि ये बेबी जो है, लिटिल बेबी जो है, लिटिल गर्ल है, ये कब मरे, किस तरीके से कब मरे और कैसे करके मैं उसका भक्षण कर सकूं उसके मरने के बाद। दिस सिंगल पिक्चर इज द स्लैप ऑन द ह्यूमैनिटी। ये इतना बड़ा तमाचा है हमारी ह्यूमैनिटी के ऊपर कि शायद न भूतो न भविष्यति, कि एक गिद्ध इंतजार कर रहा है एक आदमी के बच्चे का कब वो मरे और कब मैं उसे अपना प्राण बना, कैसे अपना भोजन बना पाऊं। हमें इसके बारे में अत्यंत दिमाग लगा के सोचने का आवश्यकता है कि आखिर हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। फिर से मुझे थोड़ी हंसी आ रही है। इट्स कंट्रोलिंग आवर माइंड। ये जो L0 या जो मेटेरियल होता है वो हमारे दिमाग को भी पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है, और प्रूव तो मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने ये बोला है कि दिस इज द लॉजिकल एपिसोड्स। हर वो बात जो मैं कहूंगा कुछ हवा के अंदर नहीं कहने जा रहा हूं, उसके पीछे प्रॉपर तर्क होगा। नो डाउट तर्क एक लिमिट के बाद में यूजलेस हो जाएगा, केवल
तर्क से जो परे की दुनिया है वो एग्जिस्ट करेगी, परंतु फिलहाल शुरुआत के अंदर हमें तर्क का सहारा लेना होगा, जिससे कि हमारे लॉजिकल माइंड्स को सैचुरेशन हो पाए, कुछ सेटिस्फेक्शन मिल पाए। तो लेट्स प्रूव कि द L0 और द मटेरियल इज कंट्रोलिंग आवर माइंड। लेट्स सी। आदरणीय मित्रों, मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जो मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आप इसको समझ चुके हैं कि जो ब्रांड है वो हमारे दिल और दिमाग के ऊपर चढ़ गए। यदि अच्छा, तो हाउ टू कंट्रोल दिस थिंग? फर्स्ट थिंग इज, इसके लिए दो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, क्वालिटी वर्सेस द ब्रांड कॉन्शियस। अगर कोई पर्टिकुलर एक महंगा आइटम है और यदि वो केवल क्वालिटी की वजह से महंगा आइटम है, सपोज मैं सोनी का टीवी खरीद रहा हूँ और वो एकदम परफेक्ट मुझे क्या बोलते हैं पिक्चर क्वालिटी दे रहा है, साउंड क्वालिटी परफेक्ट दे रहा है, स्मार्ट है, बिल्कुल फ्यूचर जनरेशन का है टीवी, यस आई विल पे फॉर इट। वो मेरे दिमाग में ही, बिकॉज मैं एक अच्छी चीजों को पसंद करता हूँ, इसमें कोई गलत नहीं है। क्योंकि गीता के अंदर भगवान कृष्ण ने भी ये बोला है, योग कर्मसु कौशलम, यानी कर्मों को करने की जो कुशलता है वही योग है। यानी अगर कोई परफेक्ट आइटम होता है, उसे यदि हम भोग करते हैं, यदि हम उसका उपभोग करते हैं, यदि हम उसे काम में लेते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। प्रॉब्लम कब हो जाती है? व्हेन वी आर ब्रांड कॉन्शियस। सपोज एक 400 रुपए का वॉच होता है, लेकिन हम केवल अगर किसी ने ये लगा दिया ठप्पा की सॉरी कोई बड़ा ब्रांड का उसने ठप्पा लगा दिया और हमने कह दिया कि नहीं यार ये उसका है, दैट्स व्हाई आई लाइक इट। क्वालिटी मे और मे नॉट बी देयर। हो सकता है 400 रुपए की वॉच और वो आपसे 4000 रुपए ले रहा है, 40,000 रुपए भी ले सकता है, परंतु केवल ब्रांड को देख के मैं उसको अंदर ले लेता हूँ, क्वालिटी भले उसमें हो या नहीं हो, ओनली पंप शो हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में मैं ज्यादा विस्तार से नहीं बताना चाहूंगा आपको, वरना ऐसा लगेगा कि मैं किसी ब्रांड का प्रमोशन कर रहा हूँ या किसी ब्रांड को नुकसान पहुंचाना चाह रहा हूँ या किसी देश की इकोनॉमी के बारे में नुकसान पहुंचाना चाह रहा हूँ, तो वो मेरा नहीं है। यदि आपको पैसा देना पड़े परंतु शुभ या अच्छे कामों के अच्छी ब्रांड अच्छी क्वालिटी के आइटम्स के लिए अगर आपको पैसा देना पड़े, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। योग कर्मसु कौशलम, जो गीताकार भगवान कृष्ण के जो वचन है उसके हिसाब से वो खरी उतरती है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। परंतु यदि वो ब्रांड हो गया है, केवल दिमाग में मेरे चढ़ गया है कि हाँ मुझे एक पर्टिकुलर ब्रांड का ही आइटम मैं काम में लेता हूँ, क्वालिटी उसमें हो या नहीं हो, या किसी पर्टिकुलर फैशन डिजाइनर का ही कपड़े काम में लेता हूँ, भले वो लाखों का लहंगा हो चाहे करोड़ों का लहंगा हो, देन दैट इज ए प्रॉब्लम। हमें सोचने का जरूरत है कि आखिर हम कहाँ जा रहे हैं, क्या हमें उस पर्टिकुलर वस्तु का आवश्यकता है या नहीं है। और दिस इज अनदर कॉन्सेप्ट, जैसे मैंने बोला था दो कॉन्सेप्ट हम बात करेंगे। पहला कॉन्सेप्ट योग कर्मसु कौशलम, दूसरा कॉन्सेप्ट इज नीड वर्सेस लग्जरी कॉन्सेप्ट। कोई भी अगर हम आइटम खरीदते हैं, हमें ये चीज जानने का आवश्यकता है whether that is a need for me or it is a luxury for me। नीड वो है जिससे कि मुझे अत्यंत आवश्यकता है, जिसके बगैर मेरा काम ही नहीं चल सकता। भले उसके ये जो लैपटॉप जिसके मैं ऊपर बना रहा हूँ या जो वेबकैम बना रहा हूँ वो मेरी नीड हो गई है, ये जो पॉइंटर मैं काम में ले रहा हूँ ये मेरी नीड हो गई है। तो नीड और लग्जरी क्या होगा, ये हर पर्सन टू पर्सन के ऊपर डिपेंड करेगा। कुछ चीज मेरे लिए नीड हो सकती है, आपके लिए लग्जरी हो सकती है, कुछ चीजें आपके लिए लग्जरी हो सकती है, मेरे लिए नीड हो सकती है। एवरीथिंग विल बी डिपेंड ऑन यू। जो भगवान ने फ्रीडम ऑफ विल दिया है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वेदर इट इज ए नीड फॉर यू और लग्जरी फॉर यू। परंतु जो हमारा मन है वो बहुत ज्यादा चंचल है और बहुत ज्यादा अच्छे अच्छे किस्म के लॉजिक भी देना शुरू कर देते हैं। दैट्स व्हाई जैसे जैसे हायर लाइफ होगा, लिखा हुआ है अभी, जैसे जैसे हायर लाइफ होगा, सपोज में ज्यादा अगर कुछ अमीरी मेरे दिमाग में चढ़ जाती है तो मोर एंड मोर फॉर जो लग्जरी आइटम होगा वो भी मुझे नीड लगना शुरू हो जाएंगे। रिपीटिंग, जैसे मेरी लाइफ का जो स्टैंडर्ड अगर हाई हो जाता है तो कई बार लग्जरी भी नीड बनना शुरू हो जाएगी। कुछ लोगों को ऐसा लगेगा BMW गाड़ी में नहीं चले तो चले ही क्या, नॉर्मल मारुति और की गाड़ी को दे डू नॉट लाइक इट। ठीक है, और मित्रों ये बहुत ही एक प्यारा कॉन्सेप्ट है, इसको थोड़ा दिल लगा के सुनिएगा। जैसे एक शायर बोलता है कि आप हृदय से सुनिएगा, वैसे ही इस पर्टिकुलर चीज को बहुत ही दिल से लेने का आवश्यकता है, केवल दिमाग से ही मत देखिएगा इसे। जैसे जैसे लोअर लाइफ होगा
अगर भगवान न करे कुछ ऐसा जीवन में घटित हो जाता है कि मेरे जीवन का स्तर कुछ नीचे गिर जाता है, कि कुछ समस्याएं आ जाती है, द नीड विल बिकम द लग्जरी। रिपीटिंग, नीड, जो आपकी भोजन है, जो आपकी छत है, वो भी एक लग्जरी बन जाएगी यदि समय का कुछ पहिया घूम जाता है तो। जैसे मैंने एक फोटो आपके समक्ष लगाया है यहाँ पर, कैन यू इमेजिन ये कौन सा फोटो हो सकता है? जस्ट गेस, चलिए बताता हूं मित्रों। ये फोटो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के अंदर जर्मनी के अंदर जो कंसंट्रेशन कैंप होते थे, जो यातना देने के लिए जर्मनी ने जो कैंप लगाए थे, जो शिविर लगाए थे यातना देने के लिए, उसका ये तस्वीर है। ये जो आदमी आपको दिख रहे हैं, इसमें से हो सकता है कोई बहुत बड़ा कवि हो, कोई बहुत बड़ा फिलोसोफर हो, कोई बहुत बड़ा वैज्ञानिक हो, कोई बहुत अमीर होगा, कोई यानी कुछ बड़ा आदमी भी हो सकता है। परंतु हालत उनकी वो हो गई थी कि फिलोसोफर हो चाहे वैज्ञानिक हो, एक एक दो दो रोटी को उनको चोरी करते हुए देखा गया था, क्योंकि भूख इस दुनिया की सबसे बड़ी नीड है। उनको यातना शिविरों के अंदर पूरा खाना नहीं नसीब होता था। दैट्स वाई फिलोसोफर होऊंगा, पता नहीं किसी दुनिया में होऊंगा, कभी होऊंगा, परंतु आज मेरी रोटी जरूरत है, मेरा पेट भूखा है, मैं क्या करूंगा, 2 रोटी मैंने चुरा लिया है उसको। तो दैट वाज द कंडीशन ऑफ दैट टाइम, इवन द नीड वाज लग्जरी फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम। आज हम जब तक सुख से जीते हैं, जब तक दुनिया अच्छे से चल रही है, हमारा जीवन अच्छे से चल रहा है, लग्जरी में हमें नीड होना शुरू हो जाएंगे। परंतु जैसे ही थोड़ा बदकिस्मती होना शुरू होगा, नीड भी लग्जरी होना शुरू होगा। तो पेट पर रोटी मिल जाए, यही आज के लिए बहुत बड़ा है। इसके लिए भी आप ईश्वर को धन्यवाद देंगे। वंस अगेन, दिस इज द वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक मॉडल। जैसा कि हमने पुराने स्लाइड के अंदर जो प्रीवियस स्लाइड है उसमें चर्चा किया था कि पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन या कंजम्पशन ऑफ द मटेरियल, जो L0 हम बोल रहे हैं, मटेरियल बोल रहे हैं, जो कि हमारे शरीर के बाहर है, उसको ज्यादा से ज्यादा कंज्यूम करना, ये वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक मॉडल है। या पूंजीवाद का सिद्धांत ये बोलता है आप उपभोक्ता बन जाइए, ज्यादा से ज्यादा खाइए, ज्यादा से ज्यादा पीजिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को उपयोग में लीजिए, हर दिन कुछ ना कुछ अपनी नई घड़ी बदलिए, हर साल अपना मोबाइल चेंज कीजिए, हर 10 साल के अंदर 5 साल में कार अपना चेंज कीजिए, यानी आप एक उपभोक्ता बनिए, ज्यादा से ज्यादा चीजों को कंजप्शन करिए। यही वेस्टर्न कैपिटलिस्टिक मॉडल है या पूंजीवाद का सिद्धांत है। परंतु व्हाट अबाउट द इंडियन एंशिएंट मॉडल, जो भारत का जो प्राचीन संस्कृति होता है, वो क्या बोलना चाहेगा इस मेटेरियल या इस लेयर के बारे में या इस L0 के बारे में? लेट अस सी। पहला चीज, सादा जीवन, उच्च विचार। जीवन एकदम सादा होना चाहिए, परंतु विचार हमेशा उच्च होने चाहिए। जीवन उच्च सादा हो सकता है, विचार उच्च होना चाहिए। विचार कैसा भी हो सकता है, हृदय पवित्र होना चाहिए। ठीक है, दीज आर द डीपर कॉन्सेप्ट। तो यानी लिमिटेड और जुडिशियल कंजप्शन ऑफ द L0 शुड बी देयर। मटेरियल काम में लीजिए, खाना खाइए, वस्तुओं का उपयोग कीजिए, कुछ भी कीजिए, परंतु उसका एक लिमिट जरूर डिसाइड कीजिए। आखिर कब तक, आखिर कहां तक? ऐसा ना हो कि घर के अंदर चलने की जगह भी ना हो और हम सामान खरीदते जाएं। ठीक है, तो एज और जो इंडियन एंशिएंट मॉडल होता है वो बोलता है एज मच कंजप्शन ऑफ द पावर, एनर्जी, बॉडी इलेक्ट्रिसिटी, ची एनर्जी और द प्राण ऊर्जा। ये जो पांचों वर्ड है लगभग मेरे लिए एक ही है, जो ची एनर्जी, प्राण ऊर्जा, पावर, एनर्जी और द बॉडी इलेक्ट्रिसिटी। तो भारतीयता ये बोलती है ज्यादा से ज्यादा प्राण ऊर्जा को मुझे एक्वायर करने का है और उसे हायर जो लेयर्स है, मस्तिष्क को बढ़ाने में अच्छा मुझे उस ऊर्जा को काम में लेने का है, शरीर को निरोगी रखने में काम में लेने का है, हृदय को पवित्र बनाने के लिए काम में लेने का है, और अंततः एक महात्मा या महान आत्मा या जो आत्मा का जो तत्व है उसको ज्यादा से ज्यादा बढ़ाने के लिए उसे काम में लेने का है। दैट्स वाई जो इंडियन एंशिएंट है उसके अंदर मटेरियल या जो भोग है उसकी एक सीमाएं हैं, उसको थोड़ा सा कम तवज्जो दी गई है और सादा जीवन उच्च विचार को महानता दी गई है, या ये करने वाले ज्यादा अच्छे माने गए हैं, ज्यादा उपयोगी माने गए हैं। ज्यादा से ज्यादा टाइम इन्वेस्टमेंट फॉर द हायर लेवल डेवलपमेंट एंड द क्लीनलीनेस। जैसे आचार्य चाणक्य थे, कितने सिंपल लग रहे हैं
केवल एक कपड़ा, बिल्कुल सिंपल। उनके पास कोई फोर्ड का गाड़ी नहीं है, उनके पास कोई BMW का गाड़ी नहीं है, वो सोनी का टीवी नहीं देखते हैं, वो बहुत सारे गोल्ड से लदे फदे नहीं है, परंतु उनके ज्ञान की तूती पूरे वर्ल्ड में आज की तारीख में भी है। सिमिलरली विवेकानंद जी, एक बिल्कुल सादा जीवन, उच्च विचार, परंतु उनके विचारों से आज भी पूरा भारत प्राण से आंदोलित है। तो मेरे मित्रों, there should be the limit of the investment in the lower layer L0 के अंदर कितना हमें इन्वेस्ट करना है समय का, कितना संसाधनों का हमें लिमिट इन्वेस्टमेंट करने का है, ये जुडिशियली सोचने का अत्यंत आवश्यकता है। पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, देखत ही छिप जाएगा जो तारा प्रभात। मनुष्य की जीवन की क्षण भंगुरता को बताने वाले ये जो भगवान जो कबीरदास जी का जो ये दोहा है, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात, एक दिन छिप जाएगा जो तारा प्रभात। पता भी नहीं पड़ेगा 70 से 80 साल की जिंदगी कब खत्म हो जाएगी। शरीर को बनाना भी थोड़ा सा एक लिमिटेड उसको ऊर्जा या समय दिया जाना चाहिए, परंतु यदि हम केवल L0 या मेटल के ऊपर ही पूरा जिंदगी खर्च कर देंगे, ये काफी शर्मिंदगी भरा काम होगा, अत्यंत शोचनीय होगा कि हीरे हम पा सकते थे, परंतु हीरे के बदले में हमने कंकड़ पत्थर को चुनने के अंदर ही अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान कर दी। एंड मेरे मित्रों, लाइफ इज एवर चेंजिंग एंड गिव सडन सरप्राइजेस। जीवन के अंदर अचानक में क्या हो सकता है हमें पता नहीं है। कल का दिन मैं आपके समक्ष उपस्थित होऊंगा कि नहीं मुझे नहीं पता, कल का सूरज मेरे जीवन में निकलेगा कि नहीं निकलेगा मुझे नहीं पता, आई कैन नॉट गारंटी इट। तो मेरे मित्रों, समय का हर पल हमें अच्छे जो हमारे उच्चतर लेयर्स है उसको डेवलप करने के लिए हमें इन्वेस्टमेंट करने का है। यदि हम, ऐसा नहीं है कि केवल जो सामान्य व्यक्ति है उन्हीं का जो जीवन है वो अत्यंत घटनाओं से भरा होता है। यदि हम राजा राम, भगवान श्री राम की अगर हम बात करते हैं, एक दिन पहले तक वो राज्य के उत्तराधिकारी बनने वाले थे, परंतु उसी नाइट को उनको 14 साल वनवास मिला और अगले दिन सुबह को उनको वनवास में जाना पड़ा। तो किस्मत एक दिन में पलटी मार सकती है। उसी तरीके से युधिष्ठिर जी तो इंद्रप्रस्थ के सम्राट थे, परंतु जैसे जुआ खेला 4 या 5 घंटे के अंदर अंदर सल्तनत पूरी चेंज हो गई और अगले ही दिन उनको वनवास के अंदर निकलना पड़ा या अज्ञातवास के अंदर निकलना पड़ा। तो मेरे मित्रों, भगवान हो या हमारे से जो उच्चतर दुनिया है, सभी को इन समस्याओं का सामना करना पड़ा है। और आज की जो दुनिया होती है, आपको और मुझे, उसको भी इसका सामना करना पड़ेगा। अतः जीवन की क्षण भंगुरता को हमें ध्यान देना है, अत्यंत आवश्यक है उसको ध्यान देना। और हमारी जो हायर लेयर्स होती है, जो दिमाग है, हार्ट है, सोल है, बॉडी है, उसको हमें बढ़ाने का अत्यंत प्रयास करना है। केवल माया मोह के अंदर ही अपनी जिंदगी को बर्बाद नहीं करते रहने का है। ऐसा नहीं होगा आज ये कार चाहिए, कल वो कार चाहिए, परसों कोई और कार चाहिए। जीवन में कहीं न कहीं ब्रेक लगाने का अत्यंत आवश्यकता है। आखिर अलेक्जेंडर द ग्रेट, नेपोलियन बोनापार्ट, सिकंदर महान, ये भी खाली हाथ आए थे और खाली हाथ चले गए थे। भगवान बुद्ध ने कॉन्सेप्ट दिया था अस्थेय। अस्थेय का मतलब जितना मुझे आवश्यकता है उतना ही मुझे किसी चीज का संग्रहण करना चाहिए या उसको अपना मालिकियत में रखना चाहिए। लाइक लिमिट ऑफ हैविंग देयर शुड बी सम ब्रेक। ये एक लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, मुझे अपने जीवन में कितना सामान रखने का है। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। तो कबीरदास जी बहुत ही सिंपल आदमी थे, तो उन्होंने संत आदमी थे, तो उन्होंने 2 लाइन में सब कुछ बता दिया कि हे ईश्वर मुझे इतना दीजिए जिसमें कि मेरे परिवार को हाथ फैलाने का आवश्यकता ना पड़े, उसका भरण पोषण बेहतर तरीके से रख पाऊं, एक छत हमें मिल जाए और मैं भी भूखा नहीं रहूं, और मेरे अगर द्वार पे अगर कोई दूसरा अगर एक गेस्ट आता है तो उसका जो मिनिमम सेवा चाकरी होता है वो मैं उनको कर पाऊं और वो भूखा नहीं जाए। इतना पर अगर दे देते भगवान, दैट्स मीन माई लाइफ इज वेरी मच ओके। मुझे इस जीवन में कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मेरे मित्रों, मेरे बंधु, जीवन की इस भूल भुलैया के अंदर खो नहीं जाने का है। और जीवन के अंदर जो बिल्कुल प्रीशियस जो 70 या 80 साल जो हमें मिले हैं, जो समय का बहुमूल्य धन हमें जो आदमी की शरीर में मिला है,
उसका हमें हर पल का बहुत ही प्यारे तरीके से उपयोग लेना अत्यंत आवश्यक है। कहना बहुत आसान है परंतु पालना बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी करेक्ट। दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू मी ऑल्सो। आई एम ऑल्सो ऑन द जर्नी। मैं भी यात्रा के ऊपर जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी यात्रा के ऊपर मैं भी अवेलेबल हूँ। हो सकता है कुछ लोग मुझसे आगे एडवांस में यात्रा में हो, कुछ लोग मुझसे पीछे की यात्रा में हो, परंतु मैं भी अभी तक यात्रा में अवेलेबल हूँ। तो कहना आसान है परंतु पालना अत्यंत मुश्किल, परंतु शुरुआत करने में क्या हर्ज है। रेस्ट इट्स योर चॉइस। और मेरे मित्रों, L0 के समापन के ऊपर हम पहुंच गए हैं। कृपया यहाँ ज्ञान न बांटें, यहाँ पर सभी ज्ञानी हैं। मुझे आशा है कि मैंने आपका समय ज़्यादा बर्बाद तो नहीं किया होगा। कुछ अच्छे कॉन्सेप्ट को आपको बताने का प्रयास था। आशा है आपको पसंद आए होंगे। मेरे मित्रों, आप और हम सभी लोग मिलकर धरती पर पुनः राम राज्य का स्थापना करने का प्रयास करेंगे। ईडन्स गार्डन इस धरती को या इस स्वर्ग को इस धरती पर उतारने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जीवन के अंदर असंभव कुछ भी नहीं है। शायद आपको यह अजीब लग सकता है, परंतु मैं सच्चा हूं या झूठा हूं भविष्य के एपिसोड अपने आप ही बता देंगे कि आखिर मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं। अकेला कुछ नहीं कर सकता। इट्स वेरी मच ट्रू। मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, परंतु एक और एक 11 अगर होते हैं बहुत कुछ कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, फ्यूचर के एपिसोड के अंदर वी विल डिस्कस ऑन दैट। मित्रों, नोइंग इज वेरी गुड बट डूइंग इज ऑलवेज बेटर। कॉन्सेप्ट सीरीज एपिसोड फॉर द इंडिया विल बी कंटिन्यू। अंततः अधर्म और धर्म के अंदर धर्म युद्ध में धर्म की विजय होगी। अंततः भारत विकासशील देश से पुनः विकसित भारत बनेगा। अंततः भारत पुनः सोने की चिड़िया और विश्व गुरु का सपना पूरा करेगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के शब्दों को या उनके सपनों का जो भारत होता है उसको हम साकार, हमारी पीढ़ी साकार करके ही दम लेगी। भावुकता अंगूर लता से खींच कल्पना की हाला, कभी साकी बनकर आया है भरकर कविता का प्याला। कभी न कण भर खाली होगा, लाख पिए 2 लाख पिए, दर्शक गण है पीने वाले, चैनल मेरी मधुशाला। आइए मित्रों, मधुशाला का आनंद उठाइए। थोड़ी सी कड़वी भी हो सकती है, थोड़ी सी बोरिंग भी हो सकती है, परंतु मेरे मित्रों यदि आप कड़वी दवा ले सकते हैं तो ये एपिसोड भी अंततः आपके लिए अमृत साबित होने वाले हैं। If there is any kind of the questions, doubts, feedback, suggestion or the critics are there, it can be sent at dabi.praful@gmail.com। आप भले मुन्ना भाई MBBS हो या डॉक्टर मुन्नी बहन, आप कितने भी लिटरेट हो या PhD होल्डर, पोस्ट डॉक होल्डर, ये जो सिद्धांत है धीरे धीरे करके आपके लिए काम आएंगे। इससे आप अपनी रिसर्च को नए आयाम दे पाएंगे। माइक्रोबायोलॉजी का फील्ड हो या केमिकल का फील्ड हो, हर फील्ड को कवर किया जाएगा इन कॉन्सेप्ट के द्वारा। बिकॉज स्पिरिचुअलिज्म इज वन। जड़ के ऊपर भी वही सिद्धांत काम करेंगे जो कि चेतन के ऊपर काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हैप्पी टाइम्स एंड गुड डे डियर बंधु, डियर फ्रेंड्स। मैं आप सब में छिपे परमात्मा को नमन करता हूँ, जनता जनार्दन को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम श्री परमात्मा। आज की मुलाकात है